नमस्कार, मनी गुरु के इस एक और खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कोई कटौती नहीं की है और जो भी रेट्स थे वो बरकरार रखे हैं। जुलाई सितंबर में एक कटौती देखने को मिली थी, लेकिन क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए इन सभी स्कीम्स में अक्टूबर दिसंबर में सरकार की तरफ से कोई कटौती नहीं की गई है। और जानकारों का ये भी मानना है कि ये दरें आगे भी बरकरार रहेंगी। तो एक तरफ अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स की बात करें जो कि अपना पैसा एफडी और सेविंग अकाउंट में रखते थे, उनकी दरों में कटौती काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एक समय पर जो रेट्स 9.2% के आसपास हुआ करते थे वो अब 7.2% पर आ चुके हैं। और कुछ रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जहां पर निवेशक पैसा नहीं डालना चाह रहे हैं, उनके पास एक और एवेन्यू बचता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, जो कि रिस्क फ्री होता है। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि अगर हम बात करें तो पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ये कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां पर कि निवेशक अपना पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्योंकि ऐसे निवेशक बाजार में या म्यूचुअल फंड, एसआईपी के जरिए या इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते, तो वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंक्स की जो दरें थी, बैंक्स के जो एफडी की और सेविंग अकाउंट की दरें थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो एक और एवेन्यू मिल चुका है निवेशकों को जहां पर कि वो निवेश कर सकते हैं और अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं इन सभी एवेन्यूज़ में। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक खासियत होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम की बात करें और सीनियर सिटीजन स्कीम्स की बात करें, तो ये कुछ ऐसे स्कीम होती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन वहीं कुछ में रिटर्न कम मिलता है और जो आप उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक रिटर्न नहीं मिलता है, जिसको कि ध्यान में रख कर ही निवेश करना चाहिए और निवेश का निर्णय लेना चाहिए। और इसी पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूनम जी जुड़ चुकी हैं। वो आज फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इसी पर हम आगे इस चर्चा को और बढ़ाएंगे और कुछ और ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर हम बात करेंगे। पूनम जी, थैंक्स अ टर्न फॉर ज्वाइनिंग अस। और पूनम एक जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो कि काफ़ी सारे इवेंट्स कर चुकी हैं फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। लेकिन पूनम, आज हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब एक स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो भी एक एवेन्यू है जो निवेशकों के पास अवेलेबल है, क्योंकि ये रिस्क फ्री होता है। लेकिन इसमें ये निवेश करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इसमें रिटर्न उतने ही अट्रैक्टिव मिलते हैं जो कि बाकी एवेन्यूज में मिलते हैं? देखिए पूजा, ये जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्मॉल सेविंग के अंडर जो आते हैं, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स के अंडर थे पहले, प्राइमरीली उन्हीं के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही हुआ करते थे। और छोटे छोटे अमाउंट, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, छोटे छोटे अमाउंट हम कैश में इन्वेस्ट कर सकते थे। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब इसका सिस्टम ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल बदल चुका है और इसे लोग अपने डेट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं। सबसे पॉपुलर जो है पीपीएफ, उसमें मुझे लगता है भारत की 70% जनता निवेश करती है, क्योंकि उसमें तीनों तरह से टैक्स बचता है। यानी इन्वेस्ट करने के टाइम एटीसी की छूट मिलती है, और जो टेन्योर के दौरान आपको जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है, और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। यानी तीनों टाइम टैक्स फ्री होने से ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है सबको। और इसमें मौजूदा हालात में 8.3% रिटर्न्स मिल रहे हैं। मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें भी रिटर्न्स फिक्स नहीं है, गारंटीड नहीं है। जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उनके इंटरेस्ट डायरेक्टली बॉन्ड यील्ड्स, यानी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, उनके जो यील्ड होते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है, उसके कंपैरिजन में दिया जाता है। हाल फिलहाल अगर आप बॉन्ड यील्ड के रिटर्न को देखेंगे तो 7.5 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए इंटरेस्ट, मगर मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके रेट कम नहीं करें। ये बहुत ही अच्छी बात है स्मॉल सेविंग इन्वेस्टर्स के लिए। तो 8.3% इसमें रिटर्न मिलता है। मगर इन्हीं सभी स्कीमों में हमें लॉक इन पीरियड का ध्यान रखना चाहिए। पीपीएफ में जैसे 15 साल का लॉक इन पीरियड है, तो टैक्स फ्री होने के साथ लॉक इन उसका एक दूसरा फीचर है। तो आपको हर तरीके से अपने पोर्टफोलियो में किस चीज की जरूरत है उसका ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः लोग इसको बहुत कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर हैं, जैसे जिन्हें मार्केट का जोखिम नहीं उठाना है, वो जाते हैं इसके अंदर। और एफडी के बाद ये एक सेकंड पॉपुलर मेथड है इन्वेस्टमेंट का। तो पॉपुलर तो है ही, साथ में इसमें जो कैश का पोर्शन पहले
पोस्ट ऑफिस के जरिए लिया जाता था, वो एक अट्रैक्ट करता था लोगों को। पर धीरे धीरे लोगों की इसके प्रति जो भी अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, तो इसमें निवेश करें या ना करें। और साथ साथ जो इसमें नए नए और इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि हमारे मोदी जी ने शुरू करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छोटी लड़कियां, 10 साल से छोटी लड़कियों को इसमें निवेश करने की छूट है। उनके गार्डियंस को, यानी उनकी वो मैरिज और उनकी हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कीम है, मगर इसमें बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक बार निवेश शुरू हो गया, बाद में लॉक इन पीरियड लंबा है। बिल्कुल, और अपनी ज़रूरतों को समझ के और इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स को समझ के ही इसमें निवेश करने की राय आपको लगातार दी जाती है। एक सवाल भी ले लेते हैं पूनम, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं अमित मिश्र का, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार पूजा जी, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको दिवाली की शुभकामनाएं। जी आपको भी। मैम मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि मैंने एक तो टर्म प्लान ले रखा है, और मतलब 1 करोड़ का टर्म प्लान है जिसकी प्रीमियम 10,000 है ऑन लाइफ के, और मैंने LIC भी ले रखी है। और मैम एक्चुअली मैंने ना कुछ फंड्स ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड, टैक हो गया, और मैम मेरा एक फंड है, मेरा म्यूचुअल फंड हो गए, और एक्चुअली लॉन्ग टर्म ले रखा है। मैं इसे ऑलरेडी 3 साल से कर रहा हूँ, मैं 2015 में लिया था। तो शुड आई, मतलब कि मैं ये जो मेरे लिए जो मिड टर्म और मल्टी कैप फंड है, तो मैं क्या इनको 1 साल तक रखूँ या फिर मैं दूसरे फंडों में इन्वेस्ट करूँ, मतलब कुछ अच्छे फंड हो तो? जी बिल्कुल अमित, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपने ये शो देखा, पसंद किया इस शो को, और इसके बाद आपने टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड लेने का डिसीजन लिया। काफ़ी अच्छी उम्र में आपने अपने जो निवेश के पोर्टफोलियो था उसको बना लिया है। पूनम, अमित का मैसेज जो मेल आया था हमने आपको भी फॉरवर्ड किया है, और इन्होंने कुछ फंड्स भी अपने लिए सजेस्ट किए हैं, ये फंड्स अपने लिए चुने हैं, तो उसमें वो आपका सजेशन मांग रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो गोल इन्होंने बनाए हैं, काफ़ी अच्छे गोल इन्होंने डिसाइड करके अपना एक पोर्टफोलियो तैयार किया है। फ्यूचर प्लानिंग इनकी रिटायरमेंट है, और अपना घर और गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी उन्हें कि इन्होंने हमारी अवेयरनेस की जो ये मुहिम चल रही है इसमें सुन के और इसमें इन्वेस्ट किया, टर्म प्लान लिया, जो बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप होता है। और जो भी इन्होंने फंड के चुनाव करे हैं, ये अग्रेसिव फंड है, सभी मिड कैप और माइक्रो कैप की तरफ हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो इन्होंने डिज़ाइन किया है। मगर जहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा है, एग्रेशन ज्यादा है, वहाँ इसको रिव्यू करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसको टाइम एंड अगेन इसको रिव्यू करते रहें, और जैसे जैसे अभी तो बहुत छोटी उम्र है इनकी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसमें निवेश और बढ़ाते जाएं। और जो भी टैक्स सेविंग के इन्होंने लिए हैं, जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ICICI लॉन्ग टर्म फंड है, तो इसमें अपने लिए जितना टैक्स की छूट, यानी 80C की 1,50,000 तक की छूट है, उसको देखते हुए निवेश करें। क्योंकि ये टर्म प्लान और जीवन आनंद दोनों में जो 11,000 और 10,946 रुपए भर रहे हैं, वो डिडक्ट करके फिर उतने ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ELSS स्कीम में लॉक इन पीरियड भी होता है। तो सब कुछ ध्यान रखते हुए आप अपने जितने भी लक्ष्य हैं उनके साथ ईयर मार्क कर दें हर इन्वेस्टमेंट को, और उसी हिसाब से उसको रिव्यू करते हुए अपने गोल्स को अचीव करें। ओके, तो अमित ये राय आती है आपके लिए। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफ़ी अच्छे समय पर आपने अपना पोर्टफोलियो चालू कर दिया है। पूनम, एक और सवाल ले लेते हैं। आशीष चंद्रा ने हमें मैसेज किया है, और उनका जो मेल है वो भी हमने आपको फॉरवर्ड किया था। इनकी जो बेटी है 6 महीने की है, और उनके लिए ये निवेश करना चाह रहे हैं, और ये हर महीने करीब 10,000 रुपये निवेश करना चाह रहे हैं अगले 23 से 25 साल के लिए। तो ये आपकी गाइडेंस चाह रहे थे ऐसे में, और कुछ मतलब इनका जो गोल है वो यही है कि अपनी बेटी के लिए अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसी पर एक अगला सवाल ये भी था मेरा, इसी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। जब हम स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करते हैं तो एक आपने भी मेंशन किया था सुकन्या समृद्धि के बारे में। ये कितना अच्छा स्कीम है, अगर कोई अपनी बेटी के लिए ये करना चाह रहा है, कोई तैयारी करना चाह रहा है, तो SIP म्यूचुअल फंड तो है ही, लेकिन सुकन्या समृद्धि स्कीम ये कितना ये जो स्कीम है ये कितना बेनिफिशियल है अगर आप बेटी के लिए कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो? देखिए, जो डेट एसेट एलोकेशन, जैसे 2 एसेट क्लासेस में मेनली हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक है इक्विटी और एक है डेट।
जी। तो जो सुकन्या समृद्धि है एक डेट एसेट क्लास में होती है जिसके फिक्स रिटर्न है 8.3% इस क्वार्टर के लिए, जो आगे बदल भी सकते हैं। तो जहां हमें रेट्स में बदलाव की गुंजाइश है वहां हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क के कारण हमारे गोल्ड के लिए हमें कितनी रकम चाहिए वो ऊंची नीची हो सकती है, तो वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट आप खाली 1.5 लाख कर सकते हैं। और ये बच्ची के 21 साल के होने तक पहले ही वो मेच्योर हो जाएगी। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप खाली इस स्कीम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये स्कीम आपके बेटी के फ्यूचर गोल्स का एक हिस्सा बन सकती है, बट ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि जो महंगाई है, जो बढ़ती दरें हैं महंगाई की, और जो आजकल हर चीज की कॉस्ट में जो इजाफा हो रहा है, और इनका जो गोल है 1.5 करोड़ का 1.25 करोड़ का, वो बिल्कुल भी इससे फुलफिल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स टैक्स की छूट मिलेगी, मगर वहीं हम पीपीएफ में ऑलरेडी छूट लेते हैं। तो ये सब ध्यान देते हुए इस स्कीम में आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक इनका सवाल है कि ये 23 या 25 साल में इन्हें 1.25 से 1.5 करोड़ चाहिए, तो वे बहुत आराम से इस गोल को अचीव कर सकते हैं। 10,000 रुपये प्रति माह ये अगर 25 साल तक निवेश करें तो पूजा 3 करोड़ तक का पोर्टफोलियो भी बन सकता है अगर कंसिस्टेंटली इसमें निवेश किया जाए। इन्हें थोड़े अग्रेसिव फंड जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड, रिलायंस स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इस तरीके के एग्रेसिव और रिस्की फंड्स, जो ज्यादा रिस्क होगी तो ज्यादा उसमें फायदा भी होगा और एवरेजिंग मार्केट की अच्छी मिलेगी। तो आशीष जी, ये राय आपको दे दी गई है। आप सुकन्या समृद्धि स्कीम ये भी एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं, लेकिन इस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं करें, और कुछ सजेशंस भी आपको दिए गए हैं, और उसके जरिए आप 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस अपनी बेटी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, अवधेश जी। अवधेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। पहले तो आपको थैंक यू कहूंगा, और इस चैनल को मैम कि इसी माध्यम से मैंने कुछ SIP शुरू कर दिया। 1 साल हो गया इन्वेस्टमेंट की मुझे। और चलिए थैंक यू सो मच, और आपके ही जैसे व्यूअर्स की वजह से हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है। हाँ जी, मैं ये शो हमेशा देखता हूँ। इस टाइम से मैं हमेशा कहीं भी रहता हूँ टीवी के सामने पहुँच जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू। मैं नाम बता दूं मैम जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट इक्विटी फंड है 2,000 पर मंथ का, और L&T मिड कैप फंड है 2,000 पर मंथ। ICI पोटेंशियल लॉन्ग टर्म प्लान 3,000 पर मंथ। बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है 1,000, एंड SBI मैग्नम मिड कैप फंड 1,000, रिलायंस मिड एंड स्मॉल 1,000। ये 6 फंड है मैम। 6 फंड्स में आपने निवेश किया है। ओके, और टोटल जरा हमें अमाउंट बता देंगे, कुल कितना अमाउंट आपने निवेश किया? 10,000 मेरा टोटल 10,000 जा रहा है अभी, और 4,000 तक मैं एक्स्ट्रा भी इसमें और कर सकता हूँ अगर जरूरत हुई। 31 की एज से शुरू किया था, अभी 32 साल को 1 साल हो गया, और मुझे 2 करोड़ का मतलब चाहिए रिटायरमेंट के रूप में। मैं 55 की एज तक सोच रहा हूँ कि मैं 55 की एज तक ये मुझे मिल जाए। तो ये सफिशिएंट है या इसमें और बढ़ा दूं अमाउंट? ओके, बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। पूनम, कुछ 6 फंड्स में ये निवेशित हैं, टोटल 10,000 निवेश कर रहे हैं, 4,000 ये अपना अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो एक रिटायरमेंट से जुड़ा भी एक स्कीम होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? किस तरह का स्कीम है, क्या क्या फायदे हैं इसके, और अवधेश को आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनका जो पोर्टफोलियो है ये आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अवधेश ने बहुत अच्छा सोच समझ के पोर्टफोलियो बनाया है, मगर 6 फंड मुझे थोड़े ज्यादा लगते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ फंड स्टाइल्स भी है, तो उसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे तो मॉनिटर और रिव्यू करने में आसानी होगी इनको। और साथ ही जो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करिए पूजा, तो ये एक बार आप सीनियर सिटीजन हो जाएं, यानी 60 इयर्स के हो जाएं, तो ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन जरिया है फिक्स्ड इनकम का, क्योंकि रिटायरमेंट में आप मार्केट की जोखिम नहीं उठा सकते। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सेफ होनी चाहिए, आपका कैपिटल का किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखते हुए ये बहुत अच्छा एक जरिया है, बट अभी अवधेश जी इसमें नहीं निवेश कर पाएंगे, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि ये अभी तक सीनियर सिटीजन हुए नहीं है। और एक बार सीनियर सिटीजन होंगे तब ये आप इसमें लमसम जो भी इसमें पैसा बनाएंगे म्यूचुअल फंड से, वो लमसम इसमें निवेश कर सकते हैं, मगर उसमें भी कैप है। जैसे हरी स्मॉल सेविंग स्कीम में कैप है, वैसे इसमें 15 लाख मैक्सिमम आप निवेश कर सकते हैं,
उससे ज्यादा इसमें छूट नहीं है। पूनम जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि वो इसका सेफ एवेन्यू जरूर है, लेकिन अपने जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से ही आप निवेश करें और सिर्फ उसी पे ना रिलाय करें। आपके पास और भी एवेन्यूज हैं, आप वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सतीश जी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार सतीश, पूछिए। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा बेटा लास्ट ईयर अगस्त में सर्विस ज्वाइन किया है। ही इज 23 इयर्स ओल्ड। ओके। तो मैंने उसको टैक्स सेविंग के हिसाब से मैंने कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल प्लानर से। ओके। तो लास्ट ईयर नवंबर में मैंने 1,30,000 इन्वेस्ट किया था। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ, एक्सिस लॉन्ग टर्म और रिलायंस टैक्स सेवर फंड में। सारे ही टैक्स सेवर फंड में आपने निवेश किया है? हाँ, वो टैक्स के हिसाब से ही चाहिए था। टैक्स के हिसाब से किया। ओके। तो टोटल अराउंड आप कितना निवेश कर चुके हैं, आप फिर से बताएंगे? अमाउंट कितना है आपका? नहीं, दैट इज वन टाइम नवंबर में किया था लास्ट ईयर व्हेन द निफ्टी वाज गॉन फ्रॉम 8400 टू 7900। ओके ओके। तो अभी उसमें मैं आदित्य बिरला में एसआईपी नहीं किया। उसके सिवाय मैंने डीएसपी ब्लैक रॉक में एसआईपी किया 3000 पर मंथ का जी, और बाकी दोनों इसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है मेरा। ओके। तो मेरा पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज एब्सोल्यूट रिटर्न राइट नाउ इज 21%। और मैं जानना चाहता हूँ ये सब सही है या और कुछ करना चाहिए। वैसे भी मैंने उसका और एक टर्म इंश्योरेंस भी लिया है 1 करोड़ का। 22 साल की उम्र में वो सर्विस ज्वाइन किया है। ओके। और पीपीएफ का अकाउंट भी है उसका। चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। जो भी हमारे पास डिटेल्स आई हैं उसको देखते हुए हम सवाल आपका ले लेते हैं। पूनम क्या सजेस्ट करेगी इनको, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इनकी बात सुनने में समझ में आया कि टैक्स बचाना इनका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अभी अभी इनके बेटे ने सर्विस ज्वाइन की है, तो कुछ टैक्स सेविंग फंड्स में इन्होंने निवेश किया है। तो ये जानना चाह रहे हैं जो भी फंड्स इन्होंने बताए क्या वो सही हैं, चालू रखें पोर्टफोलियो जो भी इनका क्रिएट किया है इन्होंने? देखिए पूजा, सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि अभी बच्चे ने कमाना शुरू किया और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले इन्होंने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है और आई एम श्योर हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद ही लिया होगा। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जो बाकी किसी तरीकों में ना जाके सीधा ईएलएसएस का चुनाव किया है, जो सबसे बेहतरीन रिटर्न देते हैं। जैसे इन्होंने भी बताया 21% अभी उनका रिटर्न है, तो ये रिटर्न और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिल सकते। और दूसरी ये अच्छी जानने वाली बात है पूजा की ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड एज कंपेयर टू एनी अदर एटीसी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम है। सिर्फ 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड रहता है, तो आपको आपका पैसा जल्दी मिल जाता है यूज करने के लिए। मगर मैं चाहूंगी कि ईएलएसएस में भी ये एसआईपी के जरिए ही निवेश करें, मार्केट की टाइमिंग की तरफ ना ध्यान दें और हर महीने जो मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हुए एसआईपी के जरिए ही निवेश करें। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वैसे एग्रेसिव फंड्स रिटायरमेंट गोल के लिए अभी से प्लानिंग कर लें और दूसरे भी जो भी इनके गोल्स हैं उसके साथ ईयर मार्क करते हुए और इन्वेस्टमेंट करें शुरू। ओके, तो सतीश ये राय आपके लिए, ये सलाह आपको दे दी गई है और मुबारकबाद। पहले तो आपको काफी अच्छे समय पर आपने चालू कर दिया, कुछ सजेशन दिए हैं, आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अनूप जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। नमस्कार अनूप, पूछिए। अनूप, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है इनका। अनूप आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूनम, हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ही बात कर रहे थे। एक और सवाल था मेरा, अगर एनएससी की बात करें तो एक समय पर ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा था कि इतना अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो उससे ज़्यादा रिटर्न दिया करती थी 9.5% के अराउंड। लेकिन अब वो गिरकर करीब 7 to 7.2% पर आ चुकी हैं, जो बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट थे। अब जिसकी वजह से एनएससी जो देखा जा रहा है कुछ अट्रैक्टिव हुआ है, लेकिन इसमें निवेश से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए और ये इंस्ट्रूमेंट आपको कैसा लगता है निवेश के लिए? देखिए, एनएससी भी एक टाइप ऑफ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 5 साल का लॉक इन है, मगर इसका इंटरेस्ट और जो मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल है।
तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी 7.9% आपको अभी रिटर्न मिल रहा है वो टैक्सेबल है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है। स्पेशली अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, अगर आप 10% या नील टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप इस ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। ये सभी जो डेट की तरफ झुकाव वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम वाले, इनमें लॉक इन पीरियड भी लंबा है और इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी भी उतनी ही है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आपको कॉल लेना चाहिए। अगर आपको एटीसी के लिए सेव करना है, यानी टैक्स सेव करना है, तो जैसे अभी हमारे पहले कॉलर ने बताया 21% उन्होंने रिटर्न कमाया है 2-3 साल में, तो इस तरीके का इंटरेस्ट वो कमा सकते हैं और वो भी टैक्स फ्री होता है। ईएलएसएस भी 1 साल के बाद कोई भी रिटर्न देता है तो वो 0 कैपिटल गेन होता है, तो वो टैक्स फ्री ही गिना जाता है। तो सभी कुछ ध्यान रखते हुए आप चुनाव करें। अगर आपकी जोखिम उठाने की क्षमता बिल्कुल नहीं है तब आप डेट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करें, मगर इसमें जो कैप है, यानी एक लिमिट है इन्वेस्टमेंट की, उसको देखते हुए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा नहीं हो सकता। तो ये कुछ राय आपको दी गई है। हमने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर काफी डिटेल में चर्चा की और आपको हम लगातार बता रहे हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि इसमें निवेश करें अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो, लेकिन इसके भी एक जो बेनिफिट हैं वो एक हद तक ही हैं, तो वो देख के समझ के इसके फीचर्स को समझ के आप उस हिसाब से आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी उस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए और जितनी भी क्वेरीज थी दर्शकों की उसे एड्रेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मनी गुरु में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।